के राजाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के माध्यम से हमने देखा था कि परमार वंश के जितने भी शासक हुए हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने शासनकाल में कार्य किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे इस एम विद पंकज के इस शानदार सेशन में। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट जो शासक हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है प्रदीप शाह। नेक्स्ट जो शासक है हमारे पास वो होने वाला है प्रदीप शाह। शासनकाल की अगर बात करें तो 1716 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक, कहीं कहीं पर हमें 73 देखने को भी मिलता है, लेकिन जो अगर हम एवरेज ले लें, एन एवरेज अगर बात करें तो 1716 से 1772 ईस्वी तक हमें प्रदीप शाह का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। तो प्रदीप शाह के शासनकाल में किस प्रकार से प्रदीप शाह ने अपना शासनकाल चलाया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप शाह के जाना, जैसे कि हमने लास्ट सेशन देखा था कि फतेहपति शाह के बारे में हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है परमार वंश का, चाहे चित्रकारी से हो, चाहे संस्कृति से हो, चाहे उनके साम्राज्य विस्तार की नीतियां हो, वो सारी चीजें हमने लास्ट जो सेशन किया था उस सेशन में हमने वहाँ पर ये सारी चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड का इतिहास, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट में जब फतेहपति शाह की मृत्यु हुई उसके बाद एक शासक बना हमारे पास, कौन सा? उपेंद्र शाह। कौन सा? उपेंद्र शाह बना 1716 ईस्वी में, और एकमात्र ये भी अल्पकाल तक रहा और एकमात्र परमार वंश का एकमात्र शासक जिसके जो हत्या दिया नहीं, जिसकी जो मृत्यु हुई वो दीपावली के दिन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि परमार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी, तो वो कौन सा था हमारे पास? उपेंद्र शाह। इसी के जस्ट बाद आया हमारे पास कौन सा? दिलीप शाह। 1716 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक ही ये शासनकाल रहा, दोनों का बहुत ज्यादा अल्प समय का शासनकाल रहा। और दिलीप उपेंद्र शाह के बाद आया दिलीप शाह, ये भी अल्प आयु में रहा, बहुत जल्दी ही दिलीप शाह की भी मृत्यु हो गई थी। तो भाई जब दिलीप शाह उपेंद्र शाह की जब मृत्यु हुई यहाँ पर, तो भाई जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद भाई राजा तो बनाना था किसी न किसी को, तो भाई बना। फिर उसके बाद दिलीप शाह के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ यहाँ पर कौन? प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह का जब भाई उत्तराधिकारी, क्योंकि परमार वंश में लगातार जल्दी क्या हो रही, राजाओं की मृत्यु हो रही है, तो ऐसी अवस्था में प्रदीप काल तो बाल्यावस्था में ही रहेगा। तो वहां पर एक सबसे पहले जो हमारे पास आता है संरक्षक काल। तो संरक्षक काल में यहाँ पर प्रदीप शाह की जो टाइम पीरियड है वो 1716 से 1772 ईस्वी तक है, और शुरुआती दौर में इसके संरक्षक काल में जो हमारे पास कनकेयी देवी, ठीक है, कनकेयी देवी जो है इसकी संरक्षिका के नाम पर रहेगी, किसकी? प्रदीप शाह की। तो शुरुआती काल में पर जो प्रदीप शाह तो बाल्यावस्था में था और इनकी जो संरक्षिका थी कौन सी? रानी कनकेयी देवी। नाम से पता चल रहा है देखो कनकेयी देवी, इनके काम भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या घटनाएं प्रदीप शाह के शासनकाल में हुई। वो अगर इन घटनाओं की चर्चा अगर हम करें तो प्रदीप शाह के शासनकाल में हम 3-4 घटनाओं को यहाँ पर लेकर चलते हैं। सबसे जो पहली घटना है उस समय पर वो हुई है रवाई कांड या 5 भाई कठैत की घटना, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। अब आपको पता है ये श्रीनगर है, यहाँ पर शासनकाल चल रहा है अभी किसका? प्रदीप शाह का। अब शासन चल रहा है प्रदीप शाह का, हालांकि संरक्षण काल किसका है? यहाँ पर जो हमारे पास रानी कनकेयी देवी है उसका संरक्षण काल चल रहा है, लेकिन शासन काल की बात करें तो कौन है? प्रदीप शाह। तो यहाँ पर श्रीनगर पर प्रदीप शाह का शासनकाल है, और यहीं पर एक ये वाला जो क्षेत्र था, कौन सा वाला क्षेत्र? रवाई क्षेत्र इसे कहा जाता था। और ये जो रवाई क्षेत्र है, आगे हम पढ़ेंगे रवाई क्षेत्र को 1824 में मिला दिया जाएगा डिग्री में, लेकिन सुदर्शन शाह के द्वारा। तो प्रदीप शाह ने क्या किया, उस समय पर जो ये रवाई क्षेत्र था वहां पर एक कठैत भाई, 5 भाई कठैत की घटना इसके शासनकाल में होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रदीप शाह के शासनकाल में। और रवाई क्षेत्र में उस समय टैक्स कलेक्शन का काम करता था सादर सिंह कठैत। कौन? सादर सिंह कठैत नाम का एक व्यक्ति था जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी रवाई क्षेत्र में टैक्स कलेक्शन करने की। तो भाई सादर सिंह कठैत की
कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी सादर सिंह जो कठैत था, इसके 5 पुत्र थे और भाई इन टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, इस सादर सिंह कठैत के 5 बेटों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है और जो राजस्व है उसको कलेक्ट करना है और श्रीनगर राजधानी तक उसको पहुंचाना है। तो भाई कहा जाता है कि भाई जब सादर सिंह कठैत की मृत्यु हुई तो 5 भाई जो ये कठैत थे, इन 5 भाई कठैतों ने टैक्स कलेक्ट किया और कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा पैसों में क्या रही, थोड़ा हेर फेर रहा, थोड़ा कम रहा पैसा, तो भाई ये चले गए कहां पर, श्रीनगर दरबार में उस टैक्स को लेकर वहां पर चले गए। अब टैक्स को लेकर गए, पूछा भाई ये राजा कौन है, क्योंकि भाई रवाई दूर था, केवल टैक्स जमा करने का काम था। देखा क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा सा असमानताओं का जो है थोड़ा सा दौर चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जो श्रीनगर की राजधानी है थोड़ा सा उथल पुथल यहाँ पर चल रही है। तो भाई पूछा कि राजा कौन है, देखा भाई राजा कौन है, प्रदीप साहब। पूछा भाई ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी तो खेल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा तो अभी खेल रहा है, खेल रहा कूद रहा है, छोटा सा बालक है, उसे क्या पता है शासनकाल क्या होता है, मैं कहाँ का राजा हूँ, ठीक है। अब भाई कनकेई देवी, इसीलिए मैंने पहले कहा था नाम में भी देखा कनकेई देवी, ठीक है। अब ये कनकेई देवी है, पैसा दिया 5 भाई कठैतों ने कनकेई देवी के पास, और कहा जाता है कि कनकेई देवी ने बिना गिने उसको ऐसे ही रख दिया, यानी ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, कितना पैसा हुआ है ना, कोई इंटरेस्ट यहाँ पर लिया नहीं। तो भाई 5 भाई कठैतों के दिमाग में एक बात आ गई, क्या बात आई कि भाई राजा है बहुत छोटा, जो संरक्षिका है उसको कोई मतलब कोई खास कोई इंटरेस्ट है नहीं कि भाई और कितना टैक्स आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं। तो क्या किया जाए, तो 5 भाई कठैतों ने प्लान बनाया इसको मारने का, प्रदीप साहब को मारने का प्लान बना दिया 5 भाई कठैतों ने कि क्यों ना जब रवाई, क्योंकि लगातार कि अब एक बार वापस गए तो टैक्स नहीं दिया, दूसरी बार टैक्स नहीं दिया, तीसरी बार टैक्स तो लेते थे जनता से, लेकिन अपने ऊपर ही क्या करते थे, उसको खर्च कर देते थे, यानी सरकारी राजकोष में उसको जमा नहीं करते थे। अब भाई उन्होंने कहा कि जहां जब केवल रमाई से इतना टैक्स आ रहा है तो क्यों ना गढ़वाल को ही जीत लिया जाए, इतना सारा राजा भी बन जाएंगे, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और भाई सारा राजपाट हमारा हो जाएगा। तो भाई इन्होंने प्लान बना लिया प्रदीप साहब को मारने का। जैसे गुप्त सूत्रों से पता चला कनकेई देवी को कि भाई मेरे बेटे को मारने का प्लान बनाया जा रहा है, तब जाकर एक व्यक्ति को दोबारा से नियुक्त किया जाता है जिसका नाम है पुरिया नैथानी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फतेहपति शाह के दरबार महीपति में पढ़ चुके हैं कि पुरिया नैथानी एक सबसे विश्वास पात्र, जिसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का चाणक्य भी जिसको कहा जाता है, गढ़वाल का चाणक्य भी उसे कहा जाता है, या गढ़वाल का फड़निवास भी जिसको कहा जाता है, किसे, पुरिया नैथानी को। अब पुरिया नैथानी ने जो हम जैसे हम पढ़ चुके हैं फतेहपाद शाह के शासनकाल में अटैक हुआ था किसका, जगत चंद का। तो भाई यहाँ पर बुलाया जाता है नैथान गांव में, उस समय पुरिया जो नैथानी थे इन्होंने भाई यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है, और अपने गांव नैथान गांव में वहां पर रहते थे। तो भाई कनकेई देवी के आग्रह पर वो आए, उनको सारी कहानी समझाई गई। तो भाई कहा जाता है कि पुरिया नैथानी ने क्या किया कि जो प्रदीप शाह है अपने गांव में एक अदला बदली कर दी लड़कों बच्चों की, ठीक है, यानी जो राजा प्रदीप शाह था अपने गांव में छोड़ दिया और वहां से एक बच्चे को लेकर आ गए कहां पर, श्रीनगर में, कि भाई ये आज से क्या है, ये राजा है, ठीक है। तो भाई किसी को ना पता चले, कम से कम राजा तो क्या रहे, सेफ जोन में रहे। तो भाई इसलिए इन्होंने कहा, और कहा जाता है कि पुरिया नैथानी चले गए फिर कहां पर, रवाई क्षेत्र में 5 भाई कठैतों से मिले, उनका विश्वास जीता, और विश्वास जीतने के बाद कहा जाता है कि भाई बॉर्डर पर इनकी सेना थी और वो 5 भाई को आपस में अपनी कूटनीतिक के चालों से उन्होंने 5 भाई कठैतों को आपस में ही लड़वा दिया। और जब वो आपस में लड़े तो भाई सबको भाई जैसे वो लड़े इसकी सीमा पर आए और इन्हीं की सेनाओं द्वारा उन पर तीर चलाए गए, और भाई इस पूरे संग्राम में किसको मार दिया गया, 5 भाई कठैतों को भी मार दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 भाई कठैतों का जो विद्रोह है किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था प्रदीप शाह के शासनकाल में। तो अगर पूछा जाए कि भाई 5 भाई कठैतों का विद्रोह का दमन किसने किया था, तो भाई नाम आएगा हमारे पास कौन सा, पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी के बारे में हम चंद्रवंश के जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस हम वहां पर मैं पढ़ा चुका हूं कि जो पुरिया नैथानी है इसको गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है इस वजह से, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जब जगत चंद ने फतेह शाह पर 1709 ईस्वी में क्या कर लिया था, अटैक कर लिया था, उस समय गढ़वाल की राजधानी को विजित कर लिया था, तो भाई
इसी के द्वारा इसी को भेजा गया जगत चंद के पास, ठीक है। इसने अपनी बुद्धिमत्ता से जगत चंद को इतना प्रभावित कर दिया कि भाई जगत चंद को कहा, तुम कहाँ श्रीनगर को जीतने है ना, कहाँ श्रीनगर को जीतना वाले हो, ठीक है। जीत लिया है, छोटा सा राज्य है, क्या करोगे, आपको तो दिल्ली पर अटैक करना चाहिए, दिल्ली का राजा बनना चाहिए, बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतना चाहिए, ये श्रीनगर तो छोटा सा है ना। तो भाई कहा गया पुराने थाने ने ऐसा किंवदंती है कि ऐसा कहा कि भाई तुम्हें किसी ब्राह्मण को तुम्हारे द्वारा जीता गया एक भूभाग जो है किसी ब्राह्मण को दान करना होगा, तभी तुम दिल्ली को जीत सकते हो या पूरे जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं उनको जीत सकते हो। तो कहा जाता है कि जगतचंद बड़ा ऐसा हो गया कि कौन सा तुम मेरे द्वारा कौन सा जीता गया है, क्योंकि जगतचंद के द्वारा उस समय एक ही विजित क्षेत्र था, कौन सा, श्रीनगर वाला क्षेत्र 1709 ईस्वी में। तो कहा जाता है कि उसने कहा भाई कि ब्राह्मण, चलो मैं देने को तो दे दूंगा लेकिन ब्राह्मण कहां से लाऊंगा, तो भाई पूरा नैथानी ने कहा तो मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मैं भी तो सरोला ब्राह्मण हूं, नैथानी हूं, मुझे ही क्यों ना दे दो। तो कहा जाता है जगतचंद ने पूरिया नैथानी को वो श्रीनगर क्या कर दिया, दान स्वरूप उस पे वापस उसको दे दिया। फिर पूरिया नैथानी ने भी वो अपने राजा को वापस दे दिया, वहां से रिटायरमेंट ले लिया। तो ये कहानी थोड़ा सा हमें देखने को मिलती है जगतचंद के शासन काल में। चलिए बात करते हैं, पहला जो सबसे पहले प्रदीप शाह का जब जैसे ही ये विद्रोह हुआ तो भाई कौन सा विद्रोह, 5 भाई इकट्ठे थे। ध्यान रखना ये कटौच जो विद्रोह होगा, ठीक है, ये कटौच विद्रोह जो है फतेहपति शाह के शासनकाल में है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कटौच अलग है और कठैत विद्रोह अलग है। कठैत विद्रोह हुआ था भाई प्रदीप शाह के शासनकाल में, कटौच विद्रोह हुआ था फतेहपति शाह के शासनकाल में। चलिए हमने यहाँ तक देखा कि भाई पहली चीज जो प्रदीप शाह के शासनकाल में भी 1716 में जैसे ही गद्दी पर बैठा अटैक हो गया, कहां पर, रामायण क्षेत्र पर। 5 भाई इकट्ठे तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह वहां पर कर दिया, जिसका विद्रोह का दमन किसने कर दिया, पूरिया नैथानी ने। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि दूसरी क्या घटना हुई इसके शासनकाल में, कि भाई दूसरी घटना को देखते हैं कि प्रदीप शाह के शासनकाल में दूसरी घटना क्या है। अब यहाँ पर प्रदीप शाह का शासनकाल है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो शासनकाल है यहाँ पर रामायण क्षेत्र को भी भाई इन्होंने जीत लिया, पूरा 5 भाई कठेरों का दमन कर दिया। इसी के साथ साथ अगर हम बोले इसके समकालीन, तो यहाँ पर एक राजा है हमारे पास चंद्रवंश का, कौन सा, दीपचंद। यहाँ पर दीपचंद क्या है, अब आपको पता है कि दीपचंद को क्या बोला जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। क्यों, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के भारतीय मध्यकालीन इतिहास में जो डिसीजन रहे, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, राजधानी परिवर्तन हो, कराची का अभियान हो, ये कई अभियान थे भाई, जिसकी वजह से हमारे मोहम्मद बिन तुगलक को ने ऐसा किया। तो भाई हमने उसको पागल राजा भी बोला, ठीक है, अजूबा राजा भी उसको बोला गया। उसी का उपाधि हमने किसको दे दी, दीपचंद को, क्योंकि इसके द्वारा भी ये सारे के सारे ऐसे ही कारनामे किए गए। यानी दीपचंद ऐसा था कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया भाई, इसीलिए उसको कुमाऊं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना। जिसने जो बोल दिया वो उस चीज के लिए तैयार हो जाता था। हाँ बिल्कुल, अपनी कोई सोच उसकी नहीं थी। कहां पर ये चीज देखने को मिलती है हमें, उत्तराखंड के इतिहास में भी ये चीज देखने को मिलती है कि भाई दीपचंद ने क्या किया, कि कहा जाता है कि इसके सेनापतियों के द्वारा या इसके जो पुरोहित उनके द्वारा इसको बताया जाता है कि भाई 1709 ईस्वी में तेरे पूर्वजों ने, तेरे दादा परदादाओं ने क्या श्रीनगर को, ये प्रदीप शाह जहां पर है, ये श्रीनगर जो है ये तुम्हारे दादा परदादा, जो तुम्हारे दादा परदादा थे उन्होंने 1709 ईस्वी में जगतचंद के द्वारा जीत लिया गया था। और एक ढोंगी ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है, गलत तरीके से श्रीनगर को अपने को दान में दे दिया गया था। ये सारी घटना जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये सारी घटना बताई गई दीपचंद को। अब दीपचंद फिर से वही मोहम्मद बिन तुगलक, आदत ही वही है, बस बौखला गया, ठीक है, कि बस अब चाहिए तो क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए तो सीधा क्या चाहिए, मुझे श्रीनगर चाहिए बस, ठीक है। अटैक करना स्टार्ट किया भाई, चलो सेना को श्रीनगर की तरफ मुड़ा और भाई अल्मोड़ा से बागेश्वर, और बागेश्वर से होता हुआ भाई कहां जा रहा था, श्रीनगर की ओर। तो भाई जब पता चला किसको, यहाँ पर एक व्यक्ति है, पहले से ही एक व्यक्ति यहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा, पूरिया नैथानी, कि भाई जब तक प्रदीप शाह थोड़ा सा युवा अवस्था में नहीं आ जाता आपको इसके संरक्षण में रहना पड़ेगा। तो भाई पूरिया नैथानी ने क्या किया कि भाई जैसे ही पता चला तो कुछ सैनिकों की सेना कहां पर भेज दी हमारे पास, यहाँ पर, कहां पर, रणचूला कोट में, बागेश्वर के पास रणचूला कोट में, ठीक है, ठीक है, रणचूला कोट में या रणचूला हाट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो रणचूला हाट में एक जगह है रणचूला हाट, तो वहां पर कहा जाता है कि पूरिया नैथानी के द्वारा कुछ सैनिकों को यहाँ पर भेज दिया गया। ध्यान रखना
कि ये कोई सेनापति यहाँ पर नहीं है, बस केवल उसकी सेना को रोकने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भेजा गया। तो कहा जाता है कि रणचूला हाट के युद्ध में 1723 में, इस रणचूला हाट के युद्ध में दीपचंद ने क्या कर दिया भाई, गढ़वाली जो सेना थी उसको पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हरा दिया। अब फिर से वही हरा दिया और ज्यादा उत्तेजना आ गई। ठीक है, कि बस अब तो श्रीनगर मुझे जीतना ही जीतना है। ठीक है, दोबारा से भाई दीपचंद ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, गढ़वाल पर। फिर से इस रणचूला हाट से आगे अटैक किया और 1723 में इतिहास का सबसे प्रमुख जो युद्ध है वो होता है कौन सा, गणाई का युद्ध। किस-किसके बीच होता है, तो यहाँ पर पुरिया थाने ने लगा भाई, पहली बार भेजा हल्के में ले लिया हमने तो। ठीक है, पुरिया थाने को लगा कि ठीक है अभी तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन जब भाई इसने जीत लिया तो पुरिया थाने का ये तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत सेना का नेतृत्व किया और 1723 में गणाई के युद्ध में भाई कौन ने, तो गढ़वाली सेना। कौन कर रहा है गढ़वाली सेना का नेतृत्व, पुरिया थानी। और इसके साथ साथ हमारे पास है चंद्रवंश का शासक कौन सा, दीपचंद। तो इनके द्वारा भाई युद्ध लड़ा गया 1723 में गणाई का युद्ध, और इसमें इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ दीपचंद। ठीक है, पुरिया थानी ने इसे बहुत बुरी तरीके से हराया, खदेड़ दिया, बिल्कुल भगा दिया इसे वहां से। ठीक है, तो भाई भागता हुआ कहा जाता है कि इस रणचूला हाट के युद्ध में इसने कसम खा ली, किसने, दीपचंद ने, कि भाई मैं कसम खाता हूं, है ना, कि बस इस बार तो श्रीनगर चाहिए, और अगर श्रीनगर नहीं जीत पाया तो वापस कुमाऊं में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब भाई यहाँ से तो गणाई के युद्ध में तो मार खाते हुए भागते हुए जैसे तैसे जान बचाकर भाग गया पुरिया थाने से कौन, दीपचंद। अब भाई बैठा एक जगह पर, सोचा, सेनापति जो इसके सैनिक थे सबने कहा भाई कसम खा रखी है, वापस भी कैसे जाएंगे, क्या करें क्या करें। तब इसके द्वारा एक स्वांग युद्ध रचाया गया। ठीक है, ध्यान रखना कि भाई ऐसे एकमात्र ऐसा शासक कौन, दीपचंद ऐसा शासक था जिसके द्वारा स्वांग युद्ध रचाया गया था। ठीक है, स्वांग युद्ध का मतलब इसने क्या किया कि एक व्यक्ति को भाई इसी के एक सेनापति को क्या किया भाई यहाँ पर बिठा दिया चेयर में। एक क्या थी, हवाला बाग, हवाला बाग की एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और कहा इस सेनापति को कि तेरा नाम क्या है। ठीक है, अब उसने जैसे बोला मेरा नाम कुछ भी है, ठीक है, मेरा नाम एक्स है, मारा थप्पड़। ठीक है, क्या नाम है, एक्स नाम है, मारा फिर थप्पड़। क्या नाम है तेरा, मेरा नाम एक्स नहीं, मेरा नाम क्या है, प्रदीप शाह। ठीक है, और भाई पूछा कहां पर बैठा हुआ है तू, ठीक है, कि हवाला बाग, फिर से मारा, हवाला बाग, फिर से मारा। ठीक है, हवाला बाग नहीं है ये क्या है, श्रीनगर। ठीक है, और भाई कहा जाता है कि भाई इस एक्स नाम का जो सैनिक था इसको मार दिया और जनता में अफवाह फैला दी स्वांग तरीके का। ठीक है, स्वांग बोलते हैं गढ़वाली में। ठीक है, तो ये स्वांग युद्ध यहाँ पर था। ठीक है, अफवाह फैला दी कि भाई प्रदीप शाह को भाई श्रीनगर की पहाड़ियों पर इसे जीत लिया गया है और प्रदीप शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जब लेटर जाता है कल्याण शाह के शासनकाल में, ठीक है, तब पता लोगों को चलता है कि ये तो झूठ था। ठीक है, तो इन्हीं चीजों की वजह से इसको क्या बोला जाता है, दीपचंद को मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर बोला जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी घटना इसके शासनकाल में भाई पहली रवाई क्षेत्र पर कौन सा, 5 भाई कथितों का दमन। दूसरा, जैसे ही शासनकाल में दीपचंद का तुरंत से अटैक किस पर, प्रदीप शाह पर। अब तीसरी जो घटना इसके शासनकाल में होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास देखने को मिलती है यहाँ पर रोहिलों का आक्रमण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम रोहिलों को देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो भाई रोहिलों ने इस प्रकार से यहाँ पर चंदों पर आक्रमण किया। और फिर उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसके शासनकाल की भाई, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर शासनकाल चल रहा है किसका, प्रदीप शाह का। अब प्रदीप शाह के शासनकाल में अगर हम देखें तो भाई इसके शासनकाल में यहाँ पर दीपचंद तो हट गया, क्योंकि भाई आपको पता है दीपचंद के बाद फिर वह अजीत चंद आया, वहां पर भी पूरी अव्यवस्थाओं का दौर वहां पर चल रहा है, चंद में भी लगातार राजाओं को मारा जा रहा है। ठीक है, तो भाई कहा जाता है सारे राजा चंद राजा वहां से जैसे अजीत चंद को मारा, सारे चंद राजाओं को उसके कुछ गुटों के द्वारा उनको मारा जा रहा था। और भाई कहा जाता है कि भाई यहाँ पर अब चंद राजा किसको बनाए। ठीक है, तो कहा जाता है कि भाई इनके पूर्वजों में कोई एक नेपाल भागकर चले गया था, वहां से उसको पकड़ के लाए कि चलो कोई नहीं, इनके वंशज का तो है, पकड़कर ले गए थे जिसे। तो भाई वहां से एक व्यक्ति मिला इनको, उसका नाम था हमारे पास क्या, कल्याण चंद। कौन सा, कल्याण चंद चतुर्थ, उसका नाम था कल्याण चंद। उसको राजगद्दी पर बिठा दिया, क्यों कि भाई चंदों का वंशज है तो भाई राजा तो बनाना ही है, किसी न किसी को बना दिया। अब जैसे ही इसको राजा बनाया कल्याण चंद, तो कहा जाता है भाई राजा का, अरे राजा का वंशज है लेकिन
राजपाट में रहा नहीं, कोई इतने गुण है नहीं किस तरीके से मतलब में राजपाट चलाना है, ऊपर से अव्यवस्थाओं का दौर है, उथल पुथल चल रही है लगातार, तो भाई कर नहीं पाए। तो इसने क्या किया कि भाई राज्य में अगर कोई भी परेशानी होती थी तो ये तुरंत ऑर्डर देता था कि मार दो, ठीक है, आपने चोरी करी मार दो, आपने भाई किसी को गलत सामान दे दिया मार दो, सामान की बिक्री में कुछ अदला बदले कर दी मार दो, यानी कुछ भी अपराध करोगे सीधा मार दिया जाता था। तो भाई उस समय फर्त्याल, ठीक है, फर्त्याल नाम के क्या होते थे हमारे पास उस समय गुट था, तो इसने कहा कि भाई फर्त्याल गुटों को भी मार दिया। अब उनमें से एक फर्त्याल जो है भागकर चले गया रोहिलों के पास। मैंने आपको पहले बताया था कि इस यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर क्या है रोहिला। रोहिला उनको कहा जाता है कि जो रुंदेलखंड में निवास करने वाले जो लोग रहते थे वहां पर उन्हें कहा जाता था क्या हमारे पास रोहिला। तो भाई कहा अब आपको पता है कि फर्त्याल जो थे कि भाई इसको मारने का आदेश दे दिया सारे फर्त्यालों को भाई, तो इनमें से एक फर्त्याल भागकर कहां पर आ गया रोहिला में, ठीक है। रोहिला भाई अभी जैसा हमने बोला कि रोहिला किसे जो रुंदेलखंड में निवास करने वाले जो लोग थे उनको रोहिला कहा जाता था। अब उस समय रोहिला दरबार में आया तो वहां पर एक व्यक्ति थे शिवदेव जोशी, ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई कहा कि भेज बदल कर यहाँ पर गए रोहिलों के दरबार में, और यहाँ पर जाने से उन्होंने क्या कर दिया कि जो फर्त्याल छुपा हुआ था यहाँ पर इसे शरण दी थी रोहिलाओं ने, उसको उन्होंने मार दिया। इस बात से रोहिला जो है बहुत क्रोधित हो गए, ठीक है, कि भाई चलो तुम्हारे राज्य में जो भी चल रहा है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई मैंने अगर किसी को शरण दी, आपने मेरे ही राज्य में आके किसी को जिसको मैंने शरण दी आपने उसको मार दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ भाई रोहिला, और रोहिला का उसमें अली अहमद खान, ठीक है, कौन सा अली अहमद खान नाम का जो रोहिला सरदार था उस समय, उसने अटैक कर दिया सीधा किसके ऊपर, कल्याण चंद्र के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अल्मोड़ा पर अटैक किया तो भागकर कल्याण चंद्र बागेश्वर, फिर ये रोहिला सेना फिर बागेश्वर, लगातार इसके पीछा करती रही कल्याण चंद्र का रोहिला सेना, और यहाँ से भाई रोहिला सेना जब कल्याण चंद्र को पता चला भाई लड़ना तो सर तो पाता नहीं क्योंकि भाई राजा था ही नहीं, शासन चलाना आता है, ठीक है, भागकर चले गया भाई सीधा कहां पर, इस प्रदीप शाह के दरबार, ठीक है, शरण मांगने के लिए। भाई प्रदीप शाह को जैसे ही पता चला, प्रदीप शाह क्योंकि पहले से जानता था कि रोहिलों से अभी फिलहाल जो है लड़ना संभव नहीं है, भाई प्रदीप शाह ने सीधा इधर की तरफ अपनी सेना मोड़ दी, कहां पर इसको रोकने के लिए। और भाई बोला भाई कहां आ रहा है, रुक जा नहीं, ठीक है, भाई शरण मांगी दोनों ने, बातचीत हुई यहाँ पर, और भाई कहा जाए तब तक रोहिला भी पहुंच गए। यहाँ पर एक जगह है कहां पर, दूनागिरी, दूनागिरी का पर्वत है ना, तो दूनागिरी का युद्ध, तो ये युद्ध हुआ दूनागिरी का युद्ध कब, 1743 ईस्वी में दूनागिरी का युद्ध होता है किसके बीच, प्रदीप शाह और कल्याण चंद्र की संयुक्त सेना और रोहिलों का अली अहमद खान के नेतृत्व में रोहिलों का यहाँ पर आक्रमण हो जाता है। पहली बार इतिहास में ऐसा है कि जहां पर पंवार और चंदों की संयुक्त सेना क्या कर रही है, युद्ध कर रही है, यानी तो इससे पहले जितने भी देखे हमने क्या हो रहा है वहां पर युद्ध हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर एक दोनों साथ में लड़ रहे हैं, तो भाई युद्ध होता है, इसमें रोहिला विजयी हो जाते हैं, और इनको कहा जाता है कि भाई इस स्थान को तब छोड़ेंगे रोहिला जब उनको 3 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। भाई मांगे कल्याण चंद्र से 3 लाख रुपए, कहां से देगा 3 लाख रुपए, ठीक है ना, क्योंकि भाई कल्याण चंद्र भाई क्या था, विलासी राजाओं में इसकी गिनती की जाती थी, ठीक है, तो भाई 3 लाख रुपए थे नहीं, तो भाई इन्होंने कहा रोहिलों ने कि 3 लाख नहीं है तो भाई तुम्हारे यहाँ के जितना भी लूट कर ले जाएंगे, ठीक है, महिलाओं को साथ ले जाएंगे, गुलाम बना देंगे, ठीक है। तो भाई प्रदीप शाह ने कहा ये तो गलत है, तो प्रदीप शाह ने अपने खजाने में से, अपने राजकोषीय खजाने में से 3 लाख रुपए दिए किसको, हमारे पास, ठीक है, 3 लाख रुपए हमारे पास किसको दिए, इस जो रोहिला सरदार है इसको 3 लाख रुपए दिए, और रोहिलों वहां से जगह को छोड़ना सुनिश्चित कर दिया। लेकिन जिस बात का डर प्रदीप शाह को था वही बात हुई, किस बात का, कि रोहिलों को अगर गढ़वाल का रास्ता मिल गया तो ये दोबारा से अटैक अवश्य करेंगे। अब रोहिलों ने भी मन में सोचा कि भाई अटैक हमें गलत जगह अटैक कर दिया, क्यों, कल्याण चंद्र का पैसा ही नहीं है। सोचो कि प्रदीप शाह किसी की हेल्प करने के लिए 3 लाख रुपए दे रहा है जो वापस भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमने गलती ये की इसमें, अब जब अगर हम प्रदीप शाह पर अटैक करें तो भाई जो दूसरे की हेल्प के लिए 3 लाख रुपए दे रहा है, जब खुद पर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो वो क्या कुछ नहीं करेगा, यही रहा। और 1757 में और 1770 में यहाँ पर इन्हीं के शासनकाल में किसका आक्रमण होता है, हमारे पास रोहिलों का आक्रमण होता है, कौन से, दून क्षेत्र पर रोहिलों का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, किसके शासनकाल में, प्रदीप शाह के शासनकाल में। हालांकि इसके बाद 1770 में जब यहाँ पर, ठीक है, नवाज अली खान, ठीक है, नवाज अली,
ठीक है। इसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, ये अटैक करते हैं और भाई दून क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। कहा जाता है कि बाद में भाई जब दून क्षेत्र पर अटैक इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो 1770 में जब इस सरदार की मृत्यु हो जाती है, रोहिला सरदार की, तो वापस से भाई 1770 में वो जो क्षेत्र है वापस से किसमें मिलाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में मिला दिया जाता है। तो ये तीन घटनाएं उस समय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है युद्धों के लिए भी, और उस समय का सबसे बड़ा जो हम कह रहे हैं, तो सबसे तीन चीजें, प्रमुख चीजें इसके शासनकाल में ये हुई कि भाई चंदों ने भी आक्रमण किया यहाँ पर, और यहाँ से रोहिलों का भी आक्रमण हो गया, वहां से 5 भाई कठेतों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये जो प्रदीप शाह के शासनकाल का जो राजनीतिक इतिहास है, अगर हम प्रशासनिक इतिहास की बात करें थोड़ा सा, तो भाई इसके दरबार में कवि मेधाकर शर्मा इसके दरबार में रहता था, जिसने रामायण प्रदीप लिखी है। ठीक है, रामायण प्रदीप लिखी है, जिसमें इसके शासनकाल के सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसी का अगर हम बोले चंद्रमणि डंगवाल, ठीक है, चंद्रमणि डंगवाल इसके भाई दरबार में रहता था। इसी के साथ साथ अगर करें तो एक मुद्रा इनके द्वारा चलाई गई थी, उस मुद्रा का नाम था मोना शाही तिमाशा नाम की एक मुद्रा भी किसके द्वारा, प्रदीप शाह के द्वारा ही चलाई गई थी। इसी के साथ साथ प्रदीप शाह के शासनकाल को इतिहासकार समृद्धि का शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। किसके, प्रदीप शाह के शासनकाल को भी जाना जाता है। तो भाई मेधाकर शर्मा रामायण प्रदीप लिखी, ये चंद्रमणि डंगवाल इसके शासनकाल में था, इसके मतलब इसके दरबार में था। मोना शाही तिमाशा मुद्रा की चलाई, समृद्धि का काल भी इसके शासनकाल को कहा जाता है, किसके, प्रदीप शाह के। और कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि 1772 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु है, लकवाग्रस्त होने से क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसको अंतिम जब था तो उसको लकवा से ग्रस्त हो गया था, लकवा पड़ गया था, और उसी के कारण ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, प्रदीप शाह की। तो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपको अगले सेशन में।